था। उसी समय मैं एक समाजवादी लीडर के संपर्क में आ गया था और फैसला कर लिया था कि जीवन में किसी नौकरी के लिए पर्चा नहीं भरूंगा। जाहिर तौर पर उन दिनों हमारे लोग बहुत कम थे, मुझे अप्रकाश से ही सामना करना पड़ता था और उन्हीं लोगों से मदद भी लेनी पड़ती थी और जीविका संसाधन के लिए भी उन्हीं लोगों के बीच में कुछ काम करके अपना काम चलाना पड़ता था। लेकिन वो दौर एक अलग दौर था जिस दौर में हेल्दी विमर्श की गुंजाइश थी, स्वस्थ वातावरण था जिस पर हम चर्चा कर सकते थे। लोग आज के दौर की तरह एकदम से शत्रु नहीं बन जाते थे। मैंने जनसत्ता में कुछ दिनों तक काम किया, हिंदुस्तान अखबार में मैंने अपने जीवन में काम किया और लास्ट मृणाल पांडे जी के टाइम तक मैं वहां से, जब हमारी एक रिपोर्टिंग पर बहुत बवाल हो गई थी और कांग्रेस पार्टी के कुछ एमएलए की टिकट कट गई थी, तो मुझे कहा गया था कि आप इस स्टोरी को बदल दें और इसके बदले में उस एमएलए के फेवर में आप रिपोर्ट कार्ड लिखें। वो मेरे लिए मंजूर नहीं था। हिंदुस्तान के दफ्तर पर पत्थर उत्थर भी गिराए गए, एमएलए बड़ा दबंग था। बाद में कांग्रेस पार्टी टिकट दे दी उस दबाव में, लेकिन वो चुनाव हार गया, जो हम लोगों ने उस स्टोरी में बहुत पहले लिख दिया था। हम उस समय मृणाल पांडे जी को बाय बाय करते हुए निकला और पूर्णकालिक इस कार्य के लिए जुड़ने का फैसला कर लिया कि अब देश में सिर्फ सामाजिक कार्य को ही पूरा करूंगा और मैं तब से चल पड़ा। अक्सर लोग मुझ पर सवाल उठाते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मुझ पर सवाल उठाया था कि आप इतने बड़े बड़े कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं अब तक 100-125 से अधिक बड़े प्रोग्राम दिल्ली में कर चुका और देश का शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी होगा जो उस प्लेटफॉर्म पर उसके बड़े नेता नहीं आए हैं। तो कई सवाल उठी। उस समय गृह मंत्री चिदम्बरम थे, उन्होंने भी सवाल उठाया था कि इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम फंड कहां से आती है। तो जीरो वायलेंस चलता था, एक संगठन हम लोगों ने जनहित अभियान बनाई थी और संगठन में लाइक माइंडेड लोग, कोई चाय का खर्च, कोई बैनर छपाने का खर्च, कोई खाना खिला देने का खर्च, कोई गेस्ट के आने जाने के लिए अपनी गाड़ियों का सहयोग, और इस तरह से वो कारवां हम लोगों ने चलाया। सरकार के पास वो सारी व्यवस्था गई, उसकी सारी इंफॉर्मेशन गई, सरकार को भी मंजूर नहीं हुआ। एम्स की लड़ाई हमारे साथ साथ पैरेलल चल रही थी। मेरे दिल में एकदम एक जज्बा था कि यहाँ किसी भी तरीके से जो संविधान में जो राइट दी गई है उसका इंप्लीमेंट नहीं हुआ। मंडल लगने के बाद, न्यायालयों की प्रक्रिया से गुजरने के बाद, जब विधिवत रूप से 1993 में देश भर में मंडल की घोषणा हो गई कि सरकारी संस्थानों में 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दे दिया जाएगा और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की आरक्षण जो पहले से चली आ रही थी, उस आरक्षण उनकी परसेंटेज को जोड़ देने के बाद हम 49.5% पर पहुंच गए थे। लेकिन एम्स जैसे संस्थान में एक आध लोग नजर आते थे। हम लोगों ने काम करना शुरू किया, संकल्प लिया कि आरक्षण पहले लगाएंगे यहाँ पर। वह एक ब्राह्मणों का थिंक टैंक था और आज भी है। वहां बड़े बड़े फैसले बदल जाते हैं, बड़े बड़े लोग वहां लेटते हैं और निर्णय बदल देते हैं। कई ऐसी चीजें वहां देखी गई है जो चर्चा शाम को होती है और सुबह देश में दिखाई पड़ती है, देश के अलग अलग कोने में दिखाई पड़ती है। फैकल्टी एसोसिएशन एम्स का एक मुकदमा आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था। देश के चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर के नेतृत्व में संवैधानिक पीठ उस फैसले की सुनवाई कर रहा था। अल्तमश कबीर की अपने रिलेटिव किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए एम्स में लेटे और उन दिनों तक मेरी आंदोलन मजबूत हो चुकी थी। वो लड़ाई चल रहा था कि आरक्षण आप लागू कीजिए। और 2010 में पहली बार 1993 में देश में पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्वेशन लागू हुआ, लेकिन ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में 2010 में पहली बार पिछड़े वर्ग के लिए विधिवत रूप से रोस्टर का गठन किया गया, रोस्टर बनाया गया और इंप्लीमेंट करके 2011 में पहली बार विज्ञापन जो 10 वर्ष से लंबित पड़ा हुआ था, एडॉक पर काम चला रहे थे। एडॉक पर वैसे लोगों की नियुक्ति हो रही थी, अपर कास्ट के लोग भरे जा रहे थे। अपने लोग डॉक्टरी की पढ़ाई करके भी फैकल्टी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करने के बावजूद भी नहीं हो पा रहे थे। कोई एसआर नहीं बन पाता था, फैकल्टी की बहुत दूर की बात थी। लागू हुई, पंडितों को अखड़ गया और उस फर्स्ट एड में जो 102 का स्ट्रेंथ था उसमें रिजर्वेशन के साथ और कुछ लोग बिना रिजर्वेशन के भी सिलेक्ट हुए यूआर सीट पर। यूआर सीट मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो सीट डिसाइड की गई थी और 62 लोगों 62 लोग सेलेक्ट हो गए 102 के स्ट्रेंथ पर। ब्राह्मणों ने आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र रचा। फैकल्टी एसोसिएशन की जो मुकदमा पेंडिंग पड़ी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको हेयरिंग पर, डे टू डे हेयरिंग पर लेता है। अल्तमश कबीर जी एम्स में लेटते हैं, उनके रिलेटिव लेटते हैं, वहां के अपर कास्ट के डॉक्टरों ने उनको कन्विंस किया
और कन्विंस करने के बाद आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिलवाया। ये वहां से 2013 में जुलाई में फैसला आई थी। जब भी गर्मी की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट खुलती है तो उसका एक कैलेंडर डिसाइड होता है कि कौन कौन सा मैटर कब कब सुनेंगे। वकील साहब हैं, अच्छी तरह से उन चीजों को जानते होंगे। उन कैलेंडरों को गटर में डालते हुए, ताखे में रखते हुए अल्तमश कबीर साहब ने आरक्षण के उस पेंडिंग मुकदमे को रोज सुनवाई शुरू कर दिया और लास्ट में जब जजमेंट दिया तो उन्होंने कहा स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, आरक्षण से गधे लोग आते हैं। महेंद्र जी उस कार्यक्रम में शामिल थी। हम लोगों ने एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया आरक्षण, न्यायपालिका और सरकार पर, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को इकट्ठा किया, इंटेलेक्चुअल्स को इकट्ठा किया, बहुत सारे लोग आए और खुलकर वहां हम लोगों ने वकालत किया कि सुप्रीम कोर्ट के इन जजों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए कि देश के बहुसंख्य आबादी के हित के खिलाफ, उसके अधिकार के खिलाफ ये लोग बात कर रहे हैं। कैसी न्याय व्यवस्था ये दे रहे हैं। ऐसी न्याय व्यवस्था का मैं विरोध करता हूं। ऐसे जजों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। उस लाइन को लिया गया, पार्लियामेंट में भी उस लाइन को रखते हुए देश के कई दलों के नेताओं ने जोरदार वकालत की। उन दिनों पार्लियामेंट में ईमानदारी से लड़ने वाले और सबको गोलमंद करने वाले आदरणीय शरद यादव जी ने इसकी कमान संभाली और शरद यादव जी ने फैसला किया कि जब तक आरक्षण सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बदल नहीं जाता है तब तक दम नहीं मारेंगे। कपिल सिब्बल दो मंत्रालय की जिम्मेवारी संभाल रहे थे, कानून मंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री भी थे। बार बार पार्लियामेंट में कह रहे थे कि आरक्षण जैसे था वैसे लागू रहेगी, लेकिन जो जजमेंट था, जजमेंट आप पढ़ सकते हैं, आज भी वो जजमेंट उपलब्ध है कि अगर उसकी लड़ाई नहीं लड़ी गई होती, देश की बहुत सारे लोग साथ नहीं दिए हुए थे, तो देश से आरक्षण समाप्त हो जाता। और आज उस फैसले को पलट दिया गया, पलटाई सरकार ने। उस आंदोलन के परिणाम के स्वरूप चीजें ठीक हुई और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में विधिवत रूप से चपरासी से लेकर फैकल्टी तक रिजर्वेशन लग गई। देश का शायद पहला ऐसा संस्थान है जिसमें हर लेवल पर रिजर्वेशन लागू है। और जो नए एम्स खुले उस सारे एम्स में लगभग मैं बुलाया जाता हूं रिजर्वेशन की जहां गड़बड़ी होती है या रिजर्वेशन डिसाइड होती है। तो अब डर से कोई भी एम्स का निर्देशक आरक्षण को बाईपास करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। सीटों में हेराफेरी जरूर कर लेता है क्योंकि मेरी रीच वहां तक नहीं हो पाती है। अब इतने संस्थान खुल गए, सब जगह मैं रीच नहीं कर पाता हूं, तो कुछ जगहों पर सीटों की हेराफेरी जरूर कर लेते हैं, लेकिन पॉलिसी इंप्लीमेंट उन्होंने जरूर कर दिया और उस पॉलिसी के तहत लोगों का चयन होने लगा। ब्राह्मण नाराज थे इसे किसी तरह से मारा जाए। आज अगर मैं बीमार पड़ जाऊं और एम्स में भर्ती होकर अगर अपर कास्ट के हाथ लग गया तो मैं जिंदा बच के नहीं आऊंगा, ये मुझे मालूम है, वो मार देंगे। उनके अंदर इतनी जहर फैली हुई है। मैंने देखा है अपनी उन लड़ाइयों में, बहुत नजदीक से देखा है उन लोगों को, उनकी भावनाओं को, उनकी सोच को आत्मसात करते हुए रोज मैं लड़ता था, देखता था कि किस तरह से इनकी सोच है। बहुत मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर से उनकी सोच कैसी है। तो ये थी अधिकार की लड़ाई के सवाल को। करप्शन तो खैर आम बात थी। हमारा उद्देश्य था सामाजिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। आर्थिक भ्रष्टाचार तो हमेशा संपन्न लोगों के बीच होता है, लेकिन सामाजिक भ्रष्टाचार एक संपन्न और एक बहुत कमजोर लोगों के बीच सबको जाता है। और सामाजिक भ्रष्टाचार का शिकार व्यक्ति पूरी जिंदगी प्रभावित रहता है। आर्थिक भ्रष्टाचार से प्रभावित हुआ व्यक्ति समय के कुछ अंतराल में ठीक हो जाता है, बट सामाजिक भ्रष्टाचार से प्रभावित व्यक्ति पूरी जीवन तड़पता रहता है, मेंटेन नहीं हो पाती है, वो बराबरी में नहीं आ पाता है। तो हमारी लड़ाई फोकस थी एम्स में सामाजिक भ्रष्टाचार को लेकर। नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर लीडर थे, सरकार बदल गई, कांग्रेस के बाद बीजेपी की सरकार आ गई। दोनों एक ही तरह के, एक ही तराजू के दो पलड़े में बैठे हुए लोग हैं, इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जब आप अपने अधिकार, अपने लोगों की बात करेंगे तो इन्हें अच्छा नहीं लगता है। नड्डा साहब व्यक्तिगत रूप से मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था इस विषय पर, इस लड़ाई को छोड़ देना, इस लड़ाई को बंद कर दो, भ्रष्टाचार की लड़ाई मत उठाओ। उसमें कई लोग फंस रहे थे, नड्डा साहब चाह रहे थे कि ये चीजें ना उठे, लेकिन हम लोगों ने दम नहीं मारा। हम लोगों ने इस सवाल को रेखांकित किया। हर्षवर्धन जी को स्वास्थ्य मंत्रालय से हटाया जाता है उस लड़ाई के दौरान, और खुद टेक ओवर करते हैं वो इन चीजों को मैनेज करने के लिए। कई आईएएस फंसे हुए थे जिनकी विकेट गिर चुकी। विजिलेंस से लेकर सीबीआई से लेकर सब तरह की कार्रवाई उन लोगों पर हुई, लेकिन उनका लॉबी इतना मजबूत था जिसकी वजह से वो सफलता हासिल करते चले गए और बच गए। जिनको जेल में होना चाहिए इस गवर्नमेंट ने, जो कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार रही है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन ये सरकार वैसे वैसे भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेटों को, वैसे वैसे भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियंस को उन्होंने बचाया है जिसकी जगह आज जेल में होनी चाहिए।
सिर्फ छोटा एक संस्थान एम्स की लड़ाई में ऐसे लोग चिन्हित हुए थे उस दौर में, और तब सरकार ने फैसला किया कि ऐसे व्यक्ति, ऐसा एक्टिविस्ट अगर इस तरह के संस्थानों में आता रहेगा तो दिक्कत होगी। तो उन्होंने हाई कोर्ट से एक ऑर्डर पास कराया जिस पर मुझे प्रतिबंध लगाया गया। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि इस व्यक्ति का इस दिल्ली एम्स में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया। छोटी सी उसमें रिलीफ दी कि अगर आपको कभी जाना हो तो आप पहले परमिशन लेंगे, संबंधित अधिकारी को सूचित करेंगे, तब आप उसके कैंपस में एंट्री कर सकते हैं, वरना एंट्री नहीं कर सकते हैं, आप नहीं जाएंगे। और साथ में 2 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा चलाया, जो दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा चलती है। जनरली मानहानि की मुकदमा जब होती है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्टों वगैरह में होती है शुरुआती दिनों में, लेकिन आपके इस भाई के लिए मेरे ऊपर 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा सीधा दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया गया और 2016 से कंटिन्यू चल रहा। 25-30 डेटें अब तक लग चुकी है। कोर्ट डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, क्या करे। मैं भी इंतजार कर रहा हूं कोर्ट कर दे मेरे ऊपर। हमारी एक थैला वहां लटकी है जो मेरी ड्रेस कोड है। चेयर पर मैं बैठा था, एक ब्लैक रंग की थैला है जो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल तक सांसद बड़े शौक से उस थैले को उठा के पार्लियामेंट में घुस जाया करते थे हमारे पर्चों को लेकर कि बड़ा शानदार ये काम करता है। तो हमारा ड्रेस कोड है, उनको देखने के बाद लोग, जो लोग अपर कास्ट के पॉलिसी वाले लोग हैं, देश में जो पॉलिसी के निर्धारण में जितने लोग काम कर रहे हैं या सोचते हैं या समझने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए मैं एक काल हो गया। उन्हें लगता है इसे हटाना चाहिए। तो मेडिकल फ्रेटर्निटी में, मेडिकल फील्ड में मुझे वो विजय हो गई है। देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 40 से बढ़ गई है। आज भी किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन लागू नहीं है। यहाँ दिल्ली बगल में बाजू में केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसमें रिजर्वेशन प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हुई। आर बाग साहब बैठे हुए हैं हमारे बीच। ये वहां छात्र थे, लॉ कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, हम लोग आंदोलन चला रहे थे, कूद पड़े आंदोलन में, वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू होना चाहिए। उस समय के वाइस चांसलर को हम लोगों ने मजबूती के साथ घेरा, आंदोलन किया। होते सिर्फ 8-10 लोग होते थे, लेकिन बड़े कमिटेड लोग होते थे। इस वर्ग से लोग निकलते नहीं है, लिखते पढ़ते नहीं है, आंदोलन को साथ नहीं देते हैं। आंदोलन को देखने की नजरिया उनकी बड़ी विचित्र ढंग की होती है। लेकिन हार हम लोगों ने नहीं माना। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी को बाग साहब ने संभालना शुरू किया, एक मजबूत साथी के तौर पर हमें मिले और धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया। और 2006 में पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में आधे अधूरे मन से बिना रोस्टर तैयार किए हुए पिछड़े वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया गया और सिलेक्शन हुआ। वो एक बार हुई, उसके बाद आज तक फिर नहीं हुई। फिर एडॉक पर जैसे तैसे ये काम चला रहे हैं। अभी टीचर इन कैडर के लिए भारत सरकार ने कानून पास किया। जब ये एनडीए सरकार दूसरी बार बनती है तो मई में कानून पास किया गया कि आप सारे एकल पोस्ट कर दीजिए और एकल पोस्ट के आधार पर आप देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में जो भारत सरकार के अधीन आती है उसमें आप एकल कैडर बनाइए और उसका रोस्टर तैयार कीजिए, उस हिसाब से आप लागू कराइए। ये भी कानून देश भर में अभी कहीं लागू नहीं हुआ है। एम्स में हमने लागू करा दिया। हम लोगों की लड़ाई से एम्स में लागू हो गई और अभी बहुत जल्द लगभग 250 डॉक्टरों की नियुक्ति, वहां फैकल्टी कहलाते हैं, फैकल्टियों की नियुक्ति, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का विज्ञापन आने वाला है, जिसमें 50% रिजर्वेशन देश में पहली बार मिले इस वर्ग। देश के अन्य एम्स भी हैं जो चल रहे हैं। ये पार्ट था हमारा आरक्षण के संदर्भ में कि अगर आप लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, और ऐसा नहीं कि हम लोग सरकार को घेर लिया, हम लोगों ने कहीं सड़क बंद कर दिया, लिखने पढ़ने पर भरोसा किया, हर पॉइंट पर आरटीआई डाला, हर पॉइंट को उजागर किया, हर पॉइंट पर चिट्ठी लिखा, पर्चे बांटे, खड़े किए, सवाल उसको उठाया, उससे सरकार हिली, उसका रिजल्ट आया। आरटीआई का प्रयोग करके एकदम सफल प्रयोग करते हुए एम्स में उन तमाम तरह की चीजों को विधिवत रूप से स्थापित करने में सफलता मिली जो इतने वर्षों से संभव नहीं थी। आज वहां आरक्षण भी लग गया। करप्शन भी करने में लोग बहुत डरते हैं, सोचते हैं आज के दौर में, और एक बड़ी सफलता मिली देश के उस कमजोर वर्ग के बहुसंख्य लोगों के हक में, उसके अधिकार में। अब मैं बात करता हूं जाति जनगणना के सवाल पर। आज हमें खुशी है इस बात को शेयर करने में, आप लोगों के बीच इस बात को रखने में, कि जाति जनगणना एक ऐसा मुहिम था उस दौर में कि जब हम लोग बात करते थे तो हमारे पार्लियामेंट्रियन कहते थे कि आप किस सदी में जी रहे हैं, देश कहां चला गया और आप किसकी बात कर रहे हैं। आज भी
आंकड़ों की बात कर रहे हैं, जनगणना की बात कर रहे हैं, जाति का सवाल उठा रहे हैं। तो इस सवाल को लेकर हम लोग पिछले जाति जनगणना अभियान पिछले वर्षों से चला रहे हैं और एकदम सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम हुआ कुछ लोगों के सौजन्य से। उसमें नायक के तौर पर, साथी के तौर पर भाई महेंद्र जी रहे, बाघ साहब रहे और हमारे पीछे एक बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से सेवानिवृत्त आर यादव साहब, जो हमारे कदम से कदम मिलाकर उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में रहते हुए भी उन्होंने साथ दिया। और जब यह मुहिम पार्लियामेंट में मजबूत हुई, हम लोगों ने इस सवाल को 2008 में पहली बार दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उठाया। सांसदों ने नोटिस नहीं लिया, सरकार ने नोटिस नहीं ली। तब से ये कार्रवाई जारी रही, पर्चा पोस्टर के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से देश भर के समाजवादियों को इकट्ठा किया, उसकी मीटिंग किया, बौद्धिक जगत के लोगों को इकट्ठा किया, तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं से मिलकर कन्विंस किया कि क्यों जाति जनगणना जरूरी है। चूंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं आयोजक अगर इसी विषय पर कभी कोई नेक्स्ट कार्यक्रम आयोजित करे तो इस पर पूरे दिन भर का सेशन हो सकता है, तब सारी बात आ सकती है। इतने कम समय में सिर्फ परिचय दे रहा हूं, उसके विस्तार में मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि पूरा 15 साल 10 साल 15 साल का एक कार्यक्रम है। तो इस तरह से ये सब चीजें चली और पार्लियामेंट में ये सवाल आया 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए सरकार ने इसको विधिवत रूप से मानते हुए जाति जनगणना कराने की घोषणा कर दी। लेकिन फिर पेच फंस गई वहां। जनगणना आयुक्त ब्राह्मण जाति से थे, चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे, उनसे मीटिंग होती है और उनको समझा दिया जाता है। प्रधानमंत्री के आश्वासन और पार्लियामेंट में घोषणा के बावजूद भी जाति जनगणना कराने का निर्णय सदन में हुई थी और प्रधानमंत्री जी उस समय मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने सदन में घोषणा किया था कि सदन की भावनाओं का ख्याल रखते हुए आने वाली जनगणना 2011 में जाति की गिनती की जाएगी। मतलब जनगणना के साथ जातियों के आंकड़े इकट्ठे कर लिए जाएंगे। अब बहुत साथी सवाल करते हैं, भाई जातियों के आंकड़े इकट्ठे करके होंगे क्या? क्यों जातियों की जनगणना होनी चाहिए? जाति मतलब जनगणना का इतिहास क्या रहा? तो जो ब्रिटिश काल में 1872 में पहली बार जनगणना देश में हुई थी और 1881 से लेकर हर 10 वर्ष पर जनगणना होती रही। ब्रिटिश हुकूमत ने 1931 तक जातियों के आंकड़े इकट्ठे किए। जब देश आजाद होने का टाइम आया 1941 में, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जनगणना तो कराई गई, आंकड़े नहीं आ पाए। उस समय भी जाति जनगणना हुई थी बट आंकड़े नहीं आ पाए। देश आजाद हुआ, 51 की जनगणना होनी थी। उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने फैसला लिया कि अगर जातियों के आंकड़े इकट्ठे होंगे तो इससे जातिवाद बढ़ेगी, ऐसा लगता है। उस दौर के मीटिंग्स मिनट्स के निर्णयों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि उन्होंने सोचा कि जाति खत्म हो जाएगी देश से, इसलिए जातिवादी पर बात नहीं होनी चाहिए। 51 से लेकर हम 2021 में आ गए, जाति खत्म नहीं हुई, हम भागते जरूर रहे। आज जाति व्यवस्था और जाति के सवाल से बड़ा कोई गार्बेज नहीं है। जाति कमजोर होने की बजाय जाति बढ़ गई, लेकिन नहीं आए तो जातियों के आंकड़े, नहीं हुई तो जातियों की गिनती। आखिर क्यों नहीं हुई जातियों की गिनती? क्यों पूर्व की सरकारें और आज की भी सरकारें इससे भागती रही? यह एक चिंतन का विषय है, एक आत्ममंथन का विषय है। जब कभी लंबा सेशन होगा तो इस पर बातचीत होगी। लेकिन इस निर्णय पर जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया था 2011 में जाति जनगणना कराने का, उस पर 4,893 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये किसका पैसा था? पैसा कहां गया? किसके पास गए? पैसे तो खर्च हो गए लेकिन आंकड़े एक भी नहीं आए। आप सब लोग यहां से तो कम से कम जानते होंगे कि इतने पैसे खर्च हो गए लेकिन आंकड़े आज तक नहीं आ पाए। और फिर सरकार ने जो मेथड अपनाया, जिसका हम लोगों ने उस समय भी विरोध किया था, और विरोध अकेले नहीं करते थे, बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित करके, सम्मेलनों के माध्यम से सरकार, मतलब पार्लियामेंट की ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है दिल्ली के अंदर, जिसका नियंत्रण पार्लियामेंट को ही है, उन्हीं के क्लब में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करके उनको बताया गया कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इसके आंकड़े नहीं आएंगे, इसमें बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी। बहुत सारी जातियों के आंकड़े इकट्ठे हो गए, उसमें 9 करोड़ से अधिक गलतियां दर्ज की गई, क्योंकि अनुभवहीन लोगों को उन लोगों ने लगा लिया। उनको जाति की जनगणना करनी थी नहीं, वो चाहते थे नहीं कि जातियों का आंकड़ा आए, जाति की जनगणना और देश की एक सही तस्वीर निकलकर सामने आए। जनगणना तो पॉलिसी बनाने के लिए किसी भी राज्य
प्रदेश के जिले के अंदर, गांव के अंदर, पंचायत के अंदर की सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आंकड़े बहुत जरूरी होते हैं। बिना आंकड़ों का तो हम नीतियां ही निर्धारित नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस पूरे दौर में देखा गया कि इतनी बड़ी आबादी, उसके लिए ठोस नीति नहीं, और ठोस नीति इसलिए नहीं बन पाई कि सरकार के पास आज प्रॉपर विधिवत रूप से एक साइंटिफिक डेटा नहीं है जिसके आधार पर कह पाए कि किस इलाके के कौन से लोग कैसे विकसित नहीं हुए, और विकसित नहीं हुए तो क्या कारण था। गैर बराबरी की खाई बढ़ती चली गई, आज अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया, पिछड़ते चले गए। शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो शिक्षा को इन लोगों ने इतने माध्यमों में बांट दिया, हर तरह की, एक महंगी शिक्षा हो गई, एक साधारण शिक्षा हो गई, और एक ऐसी शिक्षा इस गांव के स्कूलों में दी जाती है जिसका कोई महत्व ही नहीं होता। वहां से आप 10th पास कर जाएंगे, 10th का मीनिंग नहीं आता है, एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट नहीं कर पाते हैं बच्चे। ये 3 तरह के एजुकेशन देश में डेवलप कर दिया गया। और पीछे के 2 जो माध्यम है शिक्षा ग्रहण करने का, उसमें किसके बच्चे अधिक पढ़ रहे हैं। अभी जो लोग यहाँ कह रहे थे भाई शहरों में जो लोग आ गए उन्हें तो थोड़ी बहुत शिक्षा ठीक मिल गई, लेकिन आज भी भारत गांव का देश है, अधिक गांवों की संख्या है। वहां इस हालात में बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, वो प्रतियोगिताओं में सफल होने से वंचित हो जाते हैं, उन्हें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो आंकड़े देश के, राष्ट्र के हर व्यक्ति के सही निर्माण के लिए, उसके सही विकास के लिए, उसकी सही भागीदारी के लिए, उसकी संपूर्ण विकास कैसे हो उसके लिए बहुत जरूरी है। सरकार मानती है कि आंकड़े इस काम के लिए हम इकट्ठे करते हैं, विकास की नीतियां निर्धारण के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन सरकार दूसरी ओर कराने से भाग जाती है। 11 में भाग गई, होते होते जनगणना रह गई, 2014 में सरकार बदलती है, बहुत बड़ी सम्मेलन आयोजित करके हम लोगों ने, सरकार के लोग भी पार्टिसिपेट करते रहे। राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, उनसे सरकार ने बयान दिलवाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने देश की जनता को अवगत कराया कि भाई आने वाली 2021 की जनगणना में हम पिछड़े वर्ग की जनगणना करा देंगे। हम लोगों ने कहा पिछड़े वर्ग की जनगणना कराने से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक इस देश में, इस मुल्क में, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से ताल्लुकात रखने वाला व्यक्ति जो यहाँ रहता है, उस सब लोगों की गिनती नहीं हो जाएगी, उस आंकड़ों का विश्लेषण नहीं हो पाएगा। सिर्फ पिछड़े वर्ग की गिनती गिन लेने का कोई मायने नहीं रखता है। आप धर्म के आधार पर गिनते हैं जनाब, धर्म के आधार पर आंकड़े इकट्ठे करते हैं, लेकिन जाति के आधार पर आंकड़े इकट्ठा करने में आपको बहुत बेचैनी होती है। तो ये समझने का विषय है और इस पर गोलमंद होने की भी जरूरत है कि कैसे, आखिर महेंद्र जी ने कहा कि कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो हमें फिर से लड़ना पड़ेगा, आप लोगों का साथ चाहिए। आप लिखिए, पढ़िए, कुछ नहीं कर सकते हैं। आज तो सोशल मीडिया भी हो गई है, एक पर्चा ही लिख डालिए, कुछ लिख डालिए, डिमांड कीजिए। जिस दौर में हम लोगों ने ये काम शुरू किया था, पर्चा के अलावा कोई माध्यम नहीं था अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए, और मीडिया इस चीज को लेती नहीं थी, क्योंकि उसकी भी पूरी तस्वीर खुलकर आ जाएगी। इस देश के तमाम संसाधनों पर किनका कब्जा है, कौन लोग कुंडली मारकर वहां बैठे हुए हैं, कौन लोग पॉलिसी में निर्णय लेते हैं। हमारे लोग तो हैं ही नहीं पॉलिसी पर निर्णय लेने के लिए, कैसे देश का सुंदर विकास करेंगे। वहां कौन लोग बैठे हैं। ये जातीय जनगणना जब होगी, उसके आंकड़े अगर सार्वजनिक होंगे, उसके आंकड़ों का विश्लेषण होगा, तो देश के संस्थानों में, देश के संसाधनों पर किनका कब्जा है, वो कौन लोग हैं, वो किस जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, वो सब चीजें तस्वीर निकल कर देश के सामने आएगी और एक नई बहस खड़ी होगी। और उस बहस जो खड़ी होगी, उसके जो आउटकम्स आएंगे, उसके आधार पर देश में नीतियों का निर्धारण करने में एक मजबूत मुकम्मल व्यवस्था खड़ी होगी। इसके लिए जाति के आंकड़े बहुत जरूरी हैं। 21 में लग रहा था कि जनगणना होगी, सरकार मीटिंग के लिए बुलाई थी, लोग गए, बातचीत भी हुई, लेकिन सरकार फिर जनगणना के कराने से अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा फाइल था जिस पर उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया या जाति के आंकड़े नहीं इकट्ठे किए जाएंगे। तो फिर से लड़ना पड़ेगा, फिर उसी उम्मीद के साथ लड़नी पड़ेगी। इस कड़ी में जनहित अभियान लगातार अपना कार्यक्रम चला रहा है, एक मिशन कार्यक्रम को लेकर चल रहा है। 1 जनवरी 2021 से दिल्ली में कार्यक्रम करना बंद कर, अभी तक दिल्ली में इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल पार्टी, अन्य महत्वपूर्ण लोगों को इकट्ठा करके हम लोगों ने काम किया और देश के अलग अलग राजधानियों में बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित किए इतने वर्षों में। अब जनता के बीच जाति जनगणना क्यों जरूरी है, इस डायलॉग के साथ, इस संवाद को आगे बढ़ाने के लिए सड़कों पर हम लोग उतर गए।
और 15 जनवरी से लगातार बिहार में यह कार्यक्रम चलाया गया, जिसका परिणाम आया कि वहां के रूलिंग पार्टी और विरोध की पार्टियां एक मंच पर आई इस सवाल को लेकर। उन्हें लग गया कि अब वोट पर चोट की बात खड़ी हो जाएगी, वोट पर असर डालने का काम शुरू हो गया है। तो दोनों पार्टियां, पक्ष और विपक्ष, मिलकर इसकी वकालत करना उन लोगों ने शुरू किया और बिहार से चलकर प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली तक आते हैं। अपनी डायलॉग संवाद उन्होंने वहां तक उस मुहिम को पहुंचाई। अब हम लोगों ने फिर कोर्ट के इस एफिडेविट के बाद फैसला किया है कि वाराणसी में 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जाति जनगणना अभियान रथ चलाया जाएगा। बनारस के हर चौक चौराहों पर लोगों से इस रथ के माध्यम से जाति जनगणना के सवाल पर संवाद कायम किया जाएगा। आप में से जो भी साथी जुड़ना चाहें, उसकी पोस्टर हम लोग अब रिलीज करेंगे, तो उनका स्वागत है। क्योंकि वह प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है, उन्हें एक ठोस मैसेज देना है कि अगर आप अभी भी चुप रहेंगे, मौन धारण करेंगे, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हिंदी पट्टी के राज्यों में इस तरह की एक बड़ी आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। जो अब तक सम्मेलनों के माध्यम से प्रेशर बनाया जाता था, अब वोट और लोगों के साथ जोड़कर इस सवाल को खड़ा किया जाएगा। आने वाले टाइम में जनगणना एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगी। आज तमाम बहुत ऐसे सारे साथी, बहुत सारे ऐसे संगठन जनगणना पर बात करने लगे हैं। ये सफलता दर्शा रही है हमें। एक दौर था जब मुझे भी निराशा लग रही थी, लेकिन मैं अब बहुत आशान्वित हो गया हूं। मैं रहूं या ना रहूं, अब यह जनगणना को रोक नहीं सकते हैं। जाति जनगणना इन्हें भविष्य में करानी पड़ेगी। आने वाली सरकार और रहने वाली सरकार जो है वो, और भविष्य में आने वाली जो सरकार होगी, उन्हें बिना जनगणना कराए वो स्थिरता से सरकार नहीं चला सकेंगे। इस सवाल पर देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा आने वाले समय में। हर राज्य से इस पर आवाज उठ रही है। हर राज्य में जो संगठन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपना संगठन बनाकर इस पर चर्चाएं कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, अपने अपने स्तर पर लोग काम कर रहे हैं, उन सबको जोड़ने के लिए अब मैं निकल पड़ा हूं। उन सब लोगों को मैं जोड़ूंगा और आने वाले टाइम में एक बड़ी आंदोलन के रूप में हम लोग चला सकते। उन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और आप सभी साथी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं और आयोजक को इस ट्रस्ट की स्थापना दिवस पर बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और ट्रस्ट के भविष्य में उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत प्रणाम। दो बातें, एक तो हमारे 312 ओबीसी के सांसद हैं, 312 ओबीसी के लोअर हाउस में सांसद हैं, प्लस ये कॉलेजियम सिस्टम है। इस दोनों पे आप बोलिए कुछ ना कुछ। ये कॉलेजियम सिस्टम कैसे बनेगा, कुछ ना कुछ बताइए और इसके लिए शुरुआत कीजिए। क्योंकि ये जो जजेस हैं वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं जो पार्लियामेंट में रहता है।